तो स्टूडेंट्स, मैं रूपेंद्र कुमार। आज हम इंग्लिश में वॉइस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वॉइस। वॉइस का मतलब होता है वाच। ये इंट्रोडक्शन के तहत देखेंगे। वॉइस दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड नंबर सेकंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तवाच्य कहा जाता है, जबकि पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहा जाता है। एक्टिव वॉइस टोटल 12 टेंसेस की होती है, जबकि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की ही होती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बड़ा सिंपल सा रूल है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल, एक बार पूरा रिपीट करेंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और उससे पहले बाई का प्रयोग करते हैं। उससे पहले का मतलब ऑब्जेक्ट, जब पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक बार इंट्रोडक्शन पुनः समझेंगे। वॉइस को वाच्य कहते हैं। वाच्य दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहा जाता है। एक्टिव वॉइस टोटल 12 टेंस में होती है, जबकि पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंस की ही बनती है। एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, उसमें कर्ता के बारे में बताया जाता है, और पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है, उसमें कर्म के बारे में बताया जाता है। और इसके बनाने का रूल बहुत ही सिंपल होता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पैसिव वॉइस बनने वाले टेंस। पैसिव वॉइस बनने वाले टेंस। अब इसमें हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे। टेंस एक्टिव, एक्टिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब एंड पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब। ये टेबल सबसे पहले नंबर फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डज और डू, और पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। नंबर सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, और यही हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में हो जाती है इज, एम, आर, बीइंग। फिर नंबर थर्ड में देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, और यही पैसिव में बन जाती है जाके हैज या हैव बीन। फिर उसके बाद नंबर 4 में देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है एक्टिव वॉइस में वो होती है डिड, और पैसिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। फिर उसके बाद नंबर 5 में देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है एक्टिव वॉइस में वाज वर, जबकि ये पैसिव वॉइस में हो जाती है जाके वाज वर बीइंग, वाज वर बीइंग। इसके बाद नंबर 6 में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, जबकि ये एक्टिव वॉइस में होती है, और पैसिव वॉइस में ये हो जाती है हैड बीन। मैंने एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखी कि साथ साथ इसको भी समझ लीजिए कि एक्टिव वॉइस में यदि हेल्पिंग वर्ब ये होगी तो पैसिव वॉइस में ये होगी। उसके बाद नंबर 7 में देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में होती है विल या शैल, जबकि पैसिव वॉइस में ये हो जाती है विल बी या शैल बी। अब लास्ट एंड 8th नंबर देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल हैव या शैल हैव, तो ये एक्टिव वॉइस में होती है, जबकि जब पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स एक बार पूरा बोर्ड क्लियर आ रहा है ना? स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसकी, और इसको मैं बाद में पीडीएफ बनाकर भी भेज दूंगा। स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। तो इसके बाद ये 8 टेंस हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनके माध्यम से इनको लर्न करना है। टेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की किस तरीके से ये वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई। अब जैसा कि पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ कि प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से नोट कर सकता हूँ, नोट प्रत्येक पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद इसको तुरंत नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो दोबारा देखकर भी इसको नोट करना है। सभी स्टूडेंट्स अपनी पॉज करके इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में इसको नोट करेंगे। अब उसके बाद इसका बहुत ही सिंपल रूल है पैसिव वॉइस बनाने का। रूल नंबर थर्ड में हम पैटर्न देखेंगे, बिल्कुल इजी पैटर्न। मान लीजिए पैटर्न वन में ये समझेंगे कि यदि एक्टिव वॉइस
ये मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, इसमें ये पैटर्न 1 है। पैटर्न 1 में एक्टिव वॉइस में मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये वर्ब है, ये वर्ब है, बहुत ध्यान से समझेंगे सभी विद्यार्थी, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का। वहीं पे अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारे सामने पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है। पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट दिया गया है, उसके बाद वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है और ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेते हैं और क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक सेंटेंस लिख दिया, द फादर टीच अस। यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा एक्टिव वॉइस। ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का। अब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो जिस पैटर्न को हमने, जिस रूल को हमने फॉलो करने के लिए कहा उसे हम पैटर्न में देखेंगे। तो मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमने एरो यहाँ पर खींच दिया कि ऑब्जेक्ट यानी जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था उसे हमने पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया। तो यहाँ एग्जांपल में भी देखेंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अस है, तो ये सब्जेक्ट में वी बन जाएगा। अभी मैं प्रोनाउन लिखा दूंगा इसके बाद वी के बाद अब हमने ये देखा कि जो एक्टिव वॉइस लिखी हुई है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमें टेंस रिकॉग्नाइज करना है। बिना टेंस की हमें जानकारी के हम पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो वर्ब लिखी हो किस टेंस की है, ये सेंटेंस है किस टेंस का है। तो हमने फाइंड आउट किया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अब जाइए देखिए, अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में तो डू डज या यस होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में इज एम आर होती है। तो वी के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, आर। तो वी आर। अब मैंने ये भी बताया कि वर्ब जो है, वर्ब को प्रत्येक सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के प्रत्येक सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो थर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पर मेन वर्ब ये है और यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो हो जाएगा टॉट, वी आर टॉट। अब मैंने ये भी बताया कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके पहले बाई लगाना है। तो वी आर टॉट बाई द फादर। तो ये हो गया टेबल नंबर, पैटर्न नंबर 1। इस पैटर्न के माध्यम से हमने ये सीखा कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं और मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। अब इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। अब देखेंगे पैटर्न 2। अब यहाँ से देखेंगे पैटर्न 2। पैटर्न 2 में रूल नंबर 3 ही है। पैटर्न 2 आ गया यहाँ पर। ये मान लीजिए कि ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। उसी तरह एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सजेस्ट किया गया, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट। मान लीजिए पैटर्न 2 में हम 2 ऑब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, जैसा कि अभी सेंटेंस में पढ़ाया गया कि किसी भी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर मानते हैं कि ये है पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है यहाँ पर। तो पैसिव वॉइस में भी हमने देखा कि ये मान लिया हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ये ऑब्जेक्ट सेकंड।
यहाँ ऑब्जेक्ट फर्स्ट और सेकंड रख सकते हैं। और इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट को हमेशा सजीव श्रेणी में रखा जाता है, और ये मान लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा निर्जीव श्रेणी में रखा जाता है। इतनी बात तो सभी समझते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 2 करके डाला गया। अब मान लीजिए किसी भी एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं कि हमें इसकी पैसिव वॉइस किस ऑब्जेक्ट से बनाना है। तो मैं बता दूं पहले सीधी बात कि इसमें नियमतः सबसे पहले जो वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिसे सजीव श्रेणी में रखा जाता है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाइए। लेकिन यदि आप निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बन जाती है। मैं अभी करके बताऊंगा। तो इसके पैटर्न देखेंगे कि सबसे सीधी सी बात जिन बच्चों को कम समझ में आता है, तो वर्ब के बगल में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, और जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है सेकेंड उसे पैसिव वॉइस का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसके पहले लिखेंगे बाय। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा द काऊ गिव्स अस स्वीट मिल्क। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा द काऊ गिव्स अस स्वीट मिल्क। तो यहाँ पर हमने देखा कि काऊ क्या है, सब्जेक्ट है, गिव्स वर्ब है, अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और स्वीट मिल्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया कि मोस्टली नियमता यहाँ पे हमने देखेंगे कि वर्ब के बगल में जो सजीव ऑब्जेक्ट है उसे ही आप पैसिव का सब्जेक्ट बनाइए। तो अस को हमने क्या बनाया, वी, और ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो वी आर। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ये हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव्स की क्या लिखेंगे, गिवन, वी आर गिवन। फिर उसके बाद वर्ब के बगल में क्या लिखना है, जो एक्टिव वॉइस का सेकंड ऑब्जेक्ट था उसे हमें यहाँ पर लिख देना है। तो वी आर गिवन स्वीट मिल्क, ये हमने सेकंड ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। अब इसके बाद बच रहा है हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, जिसे द काऊ, तो यहाँ पे लिख देना है बाय द काऊ। अब इसे हम सेकंड ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, अथवा में देख लीजिए कि हम सबसे पहले लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे स्वीट मिल्क। इसका नियम थोड़ा सा बदल जाएगा, स्वीट मिल्क, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर आएगा इज, स्वीट मिल्क इज गिवन, वर्ब आ गई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था सजीव ऑब्जेक्ट, अगर उससे हमने नहीं बनाया पैसिव वॉइस तो उसके पहले हमें टू लगाना पड़ेगा। स्वीट मिल्क इज गिवन टू अस बाय द काऊ। सभी स्टूडेंट पॉज करके इस पैटर्न को भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझ लेंगे ठीक से। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट चेंजिंग वाला एक पैटर्न बना देते हैं। रूल नंबर 4, मान लीजिए एक टेबल बनाते हैं, जल्दी से नोट डाउन करेंगे और समझेंगे सभी स्टूडेंट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये पैटर्न, ये टेबल बनेगी, इसको सभी लोग फॉलो करेंगे। मान लीजिए सब्जेक्ट में आई है तो वो ऑब्जेक्ट में मी हो जाता है, सब्जेक्ट में वी है तो अस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, दे है तो देम हो जाएगा, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, इट है तो इट हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हु आता है तो बाई हुम। ये इस तरह से ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। जैसे उस समय अस को हमने भी उठा के रखा था, तो इसे भी तुरंत जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। अगर सेंटेंस में रूल नंबर 5 हु, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देना है बाई होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल में देखेंगे इसको। जैसे यहाँ पर लिखा है हु नॉक्ड एट द डोर। यहाँ पर जैसे लिखा हु नॉक्ड एट द डोर, इसकी हिंदी होगी दरवाजे पर किसने दस्तक दी या दरवाजा किसने खटखटाया। तो जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हु को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल बाई होम, यहाँ पे लिख देना है बाई होम। बाई होम लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब पहचानिए ये क्या है, पैसिव वॉइस किसकी, एक्टिव वॉइस किस टेंस की है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो बाई होम। तो अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट आएगा यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है इसका, इसे सब्जेक्ट बना तो डोर सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा बाय होम वाज द डोर। ध्यान से समझिए, एड को अभी छोड़ देंगे, प्रपोजिशन बाद में रखा जाता है। बाय होम वाज द डोर। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नग्ड ऑलरेडी जो है थर्ड फॉर्म में है, सेकंड और थर्ड फॉर्म वही होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क कॉलम दिया और ये प्रीपोजिशन बच रहा है तो इसे हम नोट करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स में जैसे मान लीजिए निगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस जैसे मान लीजिए आ जाए राजू वाज नॉट प्लेइंग द चेस। तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें दोनों में आपस में रिप्लेस कर लेंगे। तो इसमें लिखना है द चेस वाज नॉट, ये निगेटिव एडवर्ब है, ये उसी प्लस पे रहेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। द चेस वाज नॉट प्लेड, द चेस वाज नॉट प्लेड, ओ सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द चेस वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय राजू, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। मान लीजिए कभी यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है फर्स्ट टाइप, तो इसमें लिख देंगे जैसे आ जाएगा विल यू हेल्प हिम। तो ये फर्स्ट टाइप है। अगर आप हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस आपका एक्टिव इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे। तो ये आप जानते हैं कि फ्यूचर टेंस में केवल आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग किया जाता है, बशर्ते और सभी के साथ में विल लगाया जाता है। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ विल प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हम विल ही रहने देंगे। अब इसके बाद हिम को लाएंगे तो ये हो जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में है तो हिम है, और जब सब्जेक्ट में लाएंगे तो वो ही हो जाएगा, तो विल ही। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसमें बी का प्रयोग होगा, विल ही बी हेल्प्ड बाय यू। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव था। अब यहाँ पर मैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बताता हूँ। जैसे हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रह गया। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव बताता हूँ, जैसे व्हाई
डू यू नॉट ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। आप भोजन क्यों नहीं करते हो, आप खाना क्यों नहीं खाते हो। तो ये देखेंगे सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में व्हाई रहेगा। अब इसके बाद ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब लगी, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्ट है। जब सिंगुलर इधर आएगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। तो व्हाई इज फूड, निगेटिव एडवर्ब सब्जेक्ट के बाद इसमें भी लगा है तो आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है, व्हाई इज फूड नॉट। फिर उसके बाद ईट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईटन, फिर उसके बाद बाई यू। तो ये है वॉइस। अब इसके बाद कहीं पर भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो क्वेश्चन करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं अभी वैसे सभी स्टूडेंट्स के पास ये क्लास 9th के लिए वीडियो है। सभी स्टूडेंट्स के पास ग्रामर की बुक है, मैंने फ्लाइट सजेस्ट की थी। जो भी हो न्यू स्टाइल फ्लाइट कहीं से भी हो तो एक्सरसाइज करेंगे। बाकी मैं अभी स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दूंगा जिसमें सभी स्टूडेंट्स इसकी एक्सरसाइज करके मुझे प्रेषित करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, इसकी फेयर जरूर बनाएंगे।